नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया आपके टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट और 12th क्लास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके इन सभी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं फ्यूनेरिया के अंदर फर्टिलाइजेशन के बारे में और स्पोरोफिटिक फेज जो डेवलपमेंटल स्टेज है उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिल करके बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट 1। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको मिलेंगे डेली पीडीएफ, क्वेश्चनेयर और स्टडी मटेरियल, जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। तो ये थी हम सभी के लिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन। अब चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड स्पोरोफिटिक फेज इन फ्यूनेरिया। तो सबसे पहले चलिए डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट के बारे में। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म होता है उसके जस्ट बाद डेवलपमेंटल फेज आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जाइगोट सबसे पहले अपने किनारे, ये जाइगोट है और अपने किनारे ये प्रोटेक्टिव वॉल बना लेता है। ठीक है, क्यों प्रोटेक्टिव वॉल बनाता है? ताकि अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं हो तो जाइगोट की डेथ ना हो, ये एज इट इज़ अपने आप को सिक्योर कर सके। तो अपने आउटर एरिया पे एक वॉल बनाता है और जिसके कारण इसका साइज़ है थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है, दैट मीन्स बड़ा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अंदर ही अंदर ये अपने आप को ट्रांसवर्स वॉल में डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी 4 नहीं, केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए ऐसे कुछ, ये आपका वॉल है। ठीक है, ये आपकी वॉल है और इसके जस्ट सेंटर में जो प्रेजेंट होता है ये क्या होता है, जाइगोट। तो जाइगोट 2 पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है, 2 पार्ट्स में जो अपर सेल होती है उसे अपर एपिबेसल सेल कहा जाता है और जो लोअर सेल होती है उसे लोअर या फिर हाइपोबेसल सेल के नाम से जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके मन में डाउट होगा तो क्लियर होगा, ये क्या है एपिबेसल और ये क्या है हाइपोबेसल सेल। ठीक है, अब एपिबेसल सेल जो है वो 2 इंटरसेक्टिंग ऑब्लिक वॉल्स के रूप में डिवाइड हो जाती है कुछ इस प्रकार से। ऐसे ही नीचे की भी जो वॉल है, वैसे ही नीचे की जो सेल है हाइपोबेसल सेल, वो भी अपने आप को डिवाइड कर लेती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और सिमिलरली ये सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेती हैं हाइपोबेसल सेल और एपिकल बेसल सेल में। ठीक है, अब देखिए जो एंटायर स्पोरोफाइट है अब वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है बाय द एक्टिविटी ऑफ 2 एपिकल सेल्स, यानी सेल लगातार अगर देखिए डिवाइड होती हैं तो अब ये स्पोरोफाइट भी तो डिवाइड हुआ ना। उसके बाद जो एम्ब्रियो जो होता है आगे चल करके एक बाई एपिकल एपिबेसल सेल और बाई एपिकल सेल में डिवाइड हो जाता है। जैसे देखिए ये अगर सेल है एपिबेसल सेल, इसने आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, बाई एपिकल सेल में कन्वर्ट हो गया ना, बाई मीन्स 2। अच्छा, यहाँ जो एपिबेसल एपिकल सेल है अब ये कैप्सूल में खुद को कन्वर्ट करेगी और जो अपर पोर्शन है वो सीटा में खुद को कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये किस में कन्वर्ट करती है खुद को, कैप्सूल में और सीटा में। ठीक है, जबकि हाइपोबेसल सेल ये जो होती है ये अपने आप को फूट में और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सीटा है उसमें कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना जो है वो आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो एपिकल सेल है वो अपने आप को किन 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो सीटा और कैप्सूल, जबकि हाइपोबेसल सेल अपने आप को किस में डिवाइड करती है,
तो ये डिवाइड करती है खुद को सीटा और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फूट है उसमें, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ जो एपिकल सेल है वो खुद को अल्टरनेट सेगमेंट्स में कट कर लेती है और इलोंगेटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ यंग स्पोरोगोनियम का जन्म होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से जो प्रोसेस है वो क्लियर है। चलिए अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे अगर आप, तो देखिए एक ये इमेज है आपके सामने, जो चीज़ हमने अभी पढ़ी वही चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी। कैसे? ये जो है आपका जाइगोट है, ठीक है। इसने अपने किनारे एक लेयर का फॉर्मेशन किया, उनके थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब इसने खुद को अंदर ही अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। पहली क्या है एपीबेसल सेल, दूसरी क्या है हाइपोबेसल सेल, ठीक है। अब एपीबेसल सेल ने ट्रांसवर्सली खुद को कट किया जैसे कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है, ठीक है। जबकि हाइपोबेसल सेल ने भी अपने आप को आगे चल करके कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड कर लिया कुछ इस प्रकार से, भी दोनों सिमिलर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में आप क्या देखेंगे कि यहाँ जो न्यूक्लिएटेड सेल है इसने अपने आप को बिल्कुल टिप पे, और जो एपिकल बेसल सेल है या जो हाइपोबेसल सेल आप इसे कहेंगे ना, देखिए अब ये खुद को और ज़्यादा डिवाइड करते हैं। डिवीजन के बाद एक कोकून लाइक स्ट्रक्चर फाइनली कन्वर्ट होता है, सॉरी इमर्ज होता है एक कोकून लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपको इमेज नंबर F में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक का प्रोसेस मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर है। चलिए आगे देखें। अब देखिए अभी हमने क्या कहा कि आपकी जो एपीबेसल सेल थी वो कैप्सूल में कन्वर्ट हो जाती है और सीटा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए अब क्या होता है कि जो कैप्सूल होता है, जिसे कि यंग स्पोरोफाइट का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, जो कि स्पोरोफाइट जो स्पोरोफिटिक प्लांट के रूप में आगे चल करके जब डिवेलप होता है तो वहाँ पर ये नज़र आता है, ठीक है। देखिए एपिकल सेल जो है, जो भी हमने जिसको स्टडी किया, एपिकल सेल के जस्ट बिलो, बिल्कुल नीचे, सॉरी एपिकल सेल के बिल्कुल नीचे दो डेरिवेटिव सेल्स जो होती हैं, जिनमें से एक जो होती है उसके पास टू फेसेस ऑफ एपीबेसल सेल होती हैं, ठीक है। जो दो आपने कुछ इस प्रकार से दो एपीबेसल सेल देखा था, तो यही दोनों सेल्स आगे चल करके एक स्फेरिकल सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती हैं और यही अपने किनारे एक वर्टिकल वॉल का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। वर्टिकल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होगा? जब ये सेल्स अपने आप को डिवाइड करेंगी तभी, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इन चीज़ों को हम आपको एकदम इमेज में भी शो करेंगे काफ़ी ब्रॉडली, ठीक है। तो इन चीज़ों को अभी आप समझ लीजिए, फिर इसी चीज़ को हम आपको इमेज की हेल्प से समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल नीचे भी ऐसे ही हाइपोबेसल सेल है, और इन्होंने भी अपने आप को, अभी आपने देखा कि 4 पार्ट्स में डिवाइड थे कुल ऐसे, ठीक है। अब इन्होंने भी अपने आप को कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब डिवीजन लगातार होती रहती है और यहाँ पे दो प्राइमरी जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक जो जर्म लेयर है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी, पहली लेयर, ठीक है। फिर दूसरी जर्म लेयर इसके बाद नज़र आएगी और आपको एक कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा कुछ इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये कैप्सूल की फॉर्मेशन का पहला स्टेप होता है, यानी यहीं से अब कैप्सूल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसको इमेज की हेल्प से। ये आप जो इमेज देख रहे हैं, देखिए इस इमेज को आप अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो यहाँ पे जो सेल है वो अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, देन 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और उसके बाद ई स्टेज तक हमने आपको अभी तक क्लियरली समझाया था। ई स्टेज में क्या होता है कि यही जो बी नंबर इमेज है ये अपने आप को लगातार डिवाइड करते रहता है और एक जर्म लेयर टाइप का जो स्ट्रक्चर है फॉर्म करता है, ठीक है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो नज़र आएगा, ठीक है। और यही जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ये किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं? कैप्सूल की, ठीक है। किस प्रकार से? यहाँ पर ओपर्कुलम का, एयर सैक का, कॉलमनेला का, वेंडर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो रिंग्स होती है ना, ये हर एक रिंग जो कैप्सूल का एक एक पार्ट होता है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो अब आपने अगर इमेज को क्लियरली समझ लिया है तो चलिए वापस अपने कंटेंट पे आते हैं।
देखिए अब तक इस स्टेज तक आपने समझा, ई स्टेज तक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक जो सेल्स होती हैं वो लगातार 8 पार्ट्स में खुद को डिवाइड कर देती हैं, जिनमें से 4 ट्रायंगुलर होते हैं और 4 रेक्टेंगुलर होते हैं। कौन सी स्टेज है ये? यहाँ पर देखिए इमेज नंबर सी। इमेज नंबर सी में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 4 रेक्टेंगुलर सेल है और 4 क्या है, 4 ट्रायंगुलर सेल है, ठीक है। ध्यान से देखिए तो नज़र आएगा। अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये सेल्स जो होती हैं अल्टरनेटिवली अरेंज होती हैं। कौन सी सेल्स? रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर सेल्स, ठीक है। यहाँ जो रेक्टेंगुलर सेल्स होती है वो पेरिक्लाइनली डिवाइड करती है और इस स्टेज के बाद 8 पेरिफेरल सेल्स का निर्माण होता है, जो कि आगे चल करके एम्फीथीशियम लेयर की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सेंट्रल कोर की जो 4 सेल्स होती हैं जिनका फॉर्मेशन आगे चल कर के कैप्सूल के इनर पार्ट में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो होती है वो एंडोथीशियम कहलाती है, ठीक है। एंडोथीशियम, एम्फीथीशियम, ये दोनों एपिथीशियम ये क्या है, कैप्सूल की आउटर और इंटरनल जर्म लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एम्फीथीशियम जो एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम होता है, ये दो फंडामेंटल एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं स्पोरोफाइट की, ठीक है, जिन्हें अभी हमने आपको यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। सेल्स जो होती हैं बोथ लेयर्स की, ये लगातार इनडेफिनेट सीक्वेंस में डिवाइड करती हैं और 3 जो रीजन्स होती हैं उनका फॉर्मेशन होता है, ओपर्कुलम, थीका और एपोफाइसिस, ठीक है। ये क्या है, ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेल्स जो होती है एम्फीथीसियम की लगातार पेरिक्लाइनली डिवाइड करती हैं और 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का फॉर्मेशन होता है और 8 सेल्स जो होती हैं हर एक रिंग में प्रेजेंट होती हैं। इस प्रकार से कुछ अगर आप देखोगे ना इस प्रकार से, तो यहाँ पे कुल 8 सेल्स होती हैं ऐसे करके, ठीक। अच्छा, जो आउटर रिंग्स होती हैं वो पहले डिवाइड करती हैं एंटीक्लाइनली और देन पेरिक्लाइनली, और उसके बाद कुल 16 सेल्स वाला यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नज़र आता है, जिससे कि सेकेंड रिंग का फॉर्मेशन होता है। यही सेकेंड रिंग आगे चल कर के फिर एंटीक्लाइनली डिवाइड करती है और फिर 32 सेल का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, और यही 32 सेल का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, यही चल के थर्ड रिंग का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए इमेज नंबर एफ में, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रिंग का फॉर्मेशन हुआ, सेकेंड रिंग का फॉर्मेशन आपको इमेज नंबर जी में दिख रहा है, और नेक्स्ट एच में अगर आप देखेंगे तो थर्ड रिंग का फॉर्मेशन आपको दिखेगा। और ऐसे ही करते डिवाइड करते करते अब ये जो स्ट्रक्चर है कुल यहाँ पे 5 रिंग का स्ट्रक्चर इनके पास डिवेलप होता है, यानी कि ये सब क्या है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से इतना जो है वो कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे इमेज नंबर एच में जो बिल्कुल इंटरनल 4 एंडोथीशियल सेल्स होती हैं जो कि बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती हैं, ये एक सेम पैटर्न में डिवीजन करती हैं, और एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम की जो लेयर्स होती हैं वो उनका डायगोनल यहाँ पे जो पेरिक्लाइनल जो वॉल है वो डायगोनली डिवाइड करते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अ ग्रुप ऑफ 4 एंडोथीशियल सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट होकर जन्म लेती हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए जो पेरिफेरल सेल्स होती हैं वो लगातार डिवाइड करती हैं और रेडियल वॉल का फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ पेरिक्लाइनल वॉल, ठीक है। गाइस, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी मतलब डिस्टर्बेंस हो रहा है या क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसी को हम अपने कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, इनर स्पोर सैक कहलाता है, क्योंकि यही जो है बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है कैप्सूल की डेवलपमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो आर्कीस्पोरियम है यहाँ पे वो सिंगल लेयर्ड होता है, लेकिन आगे चल कर के डबल लेयर्ड पेरिक्लाइनल डिवीजन में देखिए आपको बिल्कुल सेंटर में नज़र आएगा ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये एंडोथीशियम जो है यही चल कर के आर्की स्पोरियम जो है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, बिल्कुल सेंटर में अगर आप देखेंगे छोटा सा, ठीक है। यही जब जुवेनाइल स्टेज में होता है तो सिंगल लेयर्ड होता है, बाद में चल कर के डबल लेयर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए,
जो सेल्स होती है आर्कीस्पोरियम की, दैट ऑल आर फर्टाइल, और फंक्शन इनका क्या होता है, स्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करती हैं, जो बिल्कुल सेंटर में हमने आपको यहाँ छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाया है ना आपको, यही देखिए यहाँ। ईच आर्कीस्पोरियल सेल बाय रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करती है, और यही जो एबव है यानी कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रिडक्शन डिवीजन के बाद ये जो आर्कीस्पोरियल सेल होती हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं रिंग के फॉर्मेशन में, ठीक है, जो कि आगे चल कर के ओपर्कुलर रीजन और थीका रीजन और एपोफाइसिस रीजन के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। देखिए जो आप रिंग्स देख रहे हैं, बाहर वाली लेयर किसकी फॉर्मेशन करेगी, एपिडर्मिस की, उसके अंदर वाली रिंग किसकी फॉर्मेशन करेगी, एम्फीथीशियम की, ठीक है, सॉरी बाहर वाली रिंग आपके एपिडर्मिस की फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, उसके जस्ट बिलो ये जो 2 लेयर्स हैं वो एपोफाइसिस रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बिल्कुल अंदर वाली जो लेयर है वो थीका रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चलिए अब आगे देखें। अब कैप्सूल की डेhiscence के बारे में देखते हैं। डेhiscence मतलब होता है फटना, ठीक है, कैप्सूल। तो यहाँ पे जब कैप्सूल की फॉर्मेशन हो गई, कैप्सूल की फॉर्मेशन के बाद फ्यूनेरिया जो होता है, क्योंकि स्टेगोकार्पस मॉस होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्री डिटरमाइंड लाइन द्वारा डेhiscence होता है, यानी कि यहाँ पे डेhiscence कैसा नज़र आएगा, ओपर्कुलम सबसे पहले फटेगा, उसके बाद फिर ये जो एक जर्क के साथ में जो पूरा कैप्सूल है वो बर्स्ट आउट होता है, और इसी कारण जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें। डेhiscence ऑफ द कैप्सूल इज अचीव्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ द एन्यूलस। एन्यूलस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपका क्या है, और ये आपका कैप्सूल है, बिल्कुल टिप पे यहाँ पे क्या है, ओपर्कुलम। यहाँ पर एक रिंग लाइक ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा जो कि एन्यूलस कहलाता है। एट द कैप्सूल मैच्योर्स, जैसे कैप्सूल मैच्योर होता है ये इन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू एपिनेस्टी। कैसा हो जाएगा, फटना स्टार्ट करेगा और ये उल्टा हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। और थिन वॉल सेल्स जो होती है एन्यूलस की वो फट जाती हैं, यानी कि यहाँ पे जो थिन वॉल्स होते हैं फट जाती हैं, और ओपर्कुलम इज नाउ थ्रोन ऑफ एंड द पेरिस्टोम टीथ आर एक्सपोज्ड। यहाँ पे जो पेरिस्टोम टीथ होती है वो एक्सपोज हो जाते हैं बाहर की तरफ। जब बर्स्ट आउट होगा ये, तो अभी अंदर टीथ है, और जब ये बर्स्ट आउट होता है तो उल्टा हो जाता है, सारे एक्सपोज हो जाते हैं टीथ, ठीक है। यहाँ जो आउटर पेरिस्टोमियर टीथ होते हैं जिन्हें एक्सोस्टोम भी कहा जाता है, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को सोखते हैं। और ये गाइस, ये वाटर ही जो होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। अगर पानी की थोड़ी सी भी स्कैर्सिटी है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैरी नहीं हो पाएगा, जो कि ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो इनर पेरिस्टोमियल टीथ है, अब वो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट में हेल्प नहीं करते, लेकिन आउटर वाले जो है वो हाइग्रोस्कोपिक in नेचर होते हैं, ठीक है। इनर जो यानी कि एंडोस्टोम जो होते हैं, यानी कि इनर पेरिस्टोमियल टीथ, वो सीव की तरफ फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि वो एक देखिए आप इस तरीके से देखेंगे, ये कैप्सूल मान लीजिए बस्ट आउट होके कैसा हो गया, बाहर की तरफ। अभी आपने ओपर्कुलम यहाँ देखा था, अब ओपर्कुलम हटा तो ये बाहर की तरफ इन्वर्ट हो गया, टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि एक कवरिंग है पेरिस्टोमियल टीथ की यहाँ पर, तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है सारे स्पोर्स को एक साथ बाहर बर्स्ट आउट होने से, यानी बाहर स्प्रेड होने से। ये क्या करता है, थोड़े थोड़े अमाउंट में जो है जितने भी स्पोर्स हैं उनको डिस्पर्स होने का मौका देता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कि जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो ये एक्सोस्टोम जो होते हैं पानी अब्जॉर्व कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और इनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है और कर्व हो जाते हैं इनवर्ड। जबकि एक्सेस ह्यूमिडिटी के, जबकि अगर मॉइस्चर का अमाउंट प्रॉपर होता है तो बाहर की तरफ बर्स्ट आउट होते हैं, अगर नहीं होता इन दैट सिचुएशन तो ये अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ जो एक्सोस्टोम टीथ होते हैं वो पानी को लूज़ करते हैं, यानी पानी को रिलीज़ करते हैं, और उसके बाद आउटवर्ड बेंड हो जाते हैं, और यहाँ से एक जर की मूवमेंट होता है। देखिए जैसे पहले क्या हुआ, ये अंदर की तरफ सिकुड़े, ठीक है। अब यहाँ जो एक्सोस्टोम था, यानी कि बाहरी जो पेरिस्टोमियल टीथ थे, अब इन्होंने वाटर रिलीज़ किया तो एक
जैसे गुलेल आपने देखी है तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे एक जर्क महसूस होता है, और ये बाहर की तरफ फिर ये एकदम जर्क के साथ में बाहर बर्स्ट आउट करता है, और यहाँ पे जितने भी स्पोर्स होते हैं वो सभी एक बार में डिस्पर्स हो जाते हैं। ये कब कंडीशन आती है, जबकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इन केस ऑफ लो ह्यूमिडिटी यहाँ पर ऐसा ये जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट मेच्योरिटी द सीटा ऑल्सो शोज जर्की मूवमेंट, यानी कि सब मेच्योरिटी, ऑब्वियसली जब सीटा मेच्योर होगा तभी तो ये सारे प्रोसेस होंगे। ट्विस्टिंग एंड स्विंगिंग ऑफ सीटा इन ड्राई वेदर फर्दर एड्स इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, यानी कि जैसे जैसे जो गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट मूवमेंट होता है प्लांट्स का, मूवमेंट के साथ साथ या जो जैसे ड्राई वेदर आता है तो ये डिस्पर्सल को और भी ज़्यादा सपोर्ट करता है। यानी कि डिस्पर्सल जो है ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला मॉइस्चर का प्रेजेंस, और या आप ह्यूमिडिटी कहें, मॉइस्चर या फिर ह्यूमिडिटी का प्रेजेंस और एब्सेंस, और दूसरी चीज़ जो है वो है ड्राई वेदर, जो कि आपने अभी यहाँ पे देखा। ठीक है, तो वेदर के ऊपर और प्रेजेंस ऑफ वाटर के ऊपर जो है वो डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। तो अभी आपने डिस्पर्सल ऑफ स्पोर के बारे में पढ़ा, अब देखिए स्ट्रक्चर और जो जर्मिनेशन होता है स्पोर का वो कैसे होता है। तो जो स्पोर है वो पहली सेल यानी कि फर्स्ट सेल मानी जाती है गैमेटोफाइटिक फेज की। ठीक है, क्योंकि पहले गैमेटोफाइटिक जो प्लांट है वो डेवलप करता है, देन आफ्टर स्पोरोफाइट जो प्लांट है वो डेवलप करता है। देखिए, अब ईच जो स्पोर है यहाँ पे वो स्फेरिकल शेप्ड होता है, और 12 से 20 माइक्रोन के करीब में इनका डायमीटर होता है, जो कि दो वॉल्ड लेयर के द्वारा, यानी कि जो स्पोर है उसके ऊपर दो वॉल्स जो होती हैं उसके द्वारा ये कवर्ड होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आउटर जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो इनर वॉल होती है स्मूथ ब्राउन कलर की होती है, और जिसे जो आउटर वॉल होती है काफ़ी थिक होती है, स्मूथ होती है, ब्राउन कलर की होती है, जिसे एक्सोस्पोरियम के नाम से जाना जाता है। वाइल द इनर वॉल इज थिन, हाई लाइन एंड कॉल्ड एंडोस्पोरियम। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। स्पोर बॉल जो है वो सिंगल न्यूक्लियस को एनक्लोज की हुई होती है, यानी कि यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और कई सारे ऑयल ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑयल ग्लोब्यूल्स का फंक्शन होता है डेवलपमेंट में नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करना। ठीक है, जैसे आप अगर कहीं बाहर जाते हैं तो लंच बॉक्स लेकर के जाते हैं ना, या कुछ एडिबल फूड मटेरियल्स लेकर के जाते हैं, तो यही जो है ऑयल ग्लोब्यूल्स भी हैं वो बिल्कुल लंच बॉक्स की तरह काम करते हैं स्पोर वॉल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसी फेवरेबल कंडीशन आती हैं, जो सफिशिएंट मॉइस्चर होता है स्पोर्स का, वो जो मॉइस्चर है वो जर्मिनेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। हमने पहले भी कहा है कि वाटर या मॉइस्चर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रायोफाइट्स के लिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सोस्पोरियम जो है वो रप्चर करता है, यानी बाहर की लेयर जो है वो जब फट जाती है तो एंडोस्पोरियम जो है वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए ये अगर कवर फट के बाहर चली जाएगी तो ये बाहर एक्सपोज होगी, और इसके बाद दो जर्म ट्यूब्स होते हैं वो एक साथ में एक या दो जर्म ट्यूब जनरली इस यहाँ से इनर वॉल से बाहर करके इमर्ज आउट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ईच जर्म ट्यूब है वो मल्टीसेलुलर ग्रीन और ऑब्लिक सेप्टा उनके अंदर प्रेजेंट होता है। सेप्टा मीन्स होता है वॉल। ठीक है, जो जर्म ट्यूब होती है आगे चल करके इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, और सेप्टा जो है वो ग्रीन एल्कल फिलामेंट की तरह नज़र आता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रोटोनीमा। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये जो ए देख रहे हैं आप, यह है स्पोर। बी जो है जहाँ पर जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन आपको नज़र आ रहा है। सी वाली इमेज में आप देखेंगे तो जर्म ट्यूब लगातार ऑब्लिक सेप्टा के साथ में बड़ा होता है। ठीक है, और डी वाली इमेज में आपने देखा कि यही जो प्राइमरी प्रोटोनिमा है वो लगातार फैलता चला जाता है, और इनके अंदर क्रोमोनिमल ब्रांच होती है। क्रोमोनिमल ब्रांच मीन्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यही क्रोमोनिमल ब्रांच आगे चल करके सेकेंडरी प्रोटोनिमा की फॉर्मेशन करती है, और यही सेकेंडरी प्रोटोनिमा लीव्स और बट को जन्म देता है। ठीक है, जो कि गैमेटोफाइटिक प्लांट की पहले गैमेटोफाइटिक प्लांट की जनरेशन में हेल्प करते हैं। जब गैमेटोफाइट डेवलप कर जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब जा कर के तब जा कर के स्पोरोफाइटिक जो प्लांट है वो जनरेट करता है। ठीक है, देखिए,
तो मेरे ख्याल से आपने जो है यहाँ पे जो है पूरा जो प्रोसेस है उसको अच्छे तरीके से समझा होगा, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। चलिए अब प्राइमरी प्रोटोनिमा के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये क्या होता है, जुवेनाइल स्टेज होती है गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये दो तरीके की डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस का फॉर्मेशन करता है। मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस ग्रो हॉरिजॉन्टली ऑन द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द सॉइल एंड इट इज़ नोन एज क्लोरोनिमल ब्रांच। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ये शो करती है और थिक और रिच इन क्लोरोप्लास्ट होती है। वाइल सम ब्रांचेस आर ग्रोन डाउन इन द सॉइल एंड आर कॉल्ड राइजोइडल ब्रांचेस, ठीक है, जो कि नॉन ग्रीन होती है, थिन एंड पोजेसेस ऑब्लिक सेप्टा, ठीक है। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया। देखिए एक ये क्या है आपका सबस्ट्रेटम, ठीक है। एक वॉल जो है सॉरी एक ब्रांच जो है वो इस तरीके से ट्रैवल करती है और एक ब्रांच नीचे की तरफ ट्रैवल करती है। जो ऊपर ट्रैवल करती है उसे क्लोरोनिमल ब्रांच कहा जाता है, जो कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होती है, ठीक। और मतलब जहाँ पे धूप नज़र आएगी, रोशनी नज़र आएगी, उसी तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है, डिवाइड होके। नेक्स्ट देखिए, ये जो लोअर मोस्ट यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं उन्हें राइजोइडल ब्रांचेस कहा जाता है, जो कि नॉन ग्रीन होती हैं। लेकिन क्लोरोनिमल ब्रांचेस के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए राइजोइडल ब्रांचेस में सेप्टा भी प्रेजेंट होता है और ये सॉरी ये जो आपको राइजोइडल ब्रांचेस दिख रही हैं, अगर ये किसी कारणवश इस सॉइल के कांटेक्ट में आई और सनलाइट के एक्सपोजर में आई तो इनके अंदर ऑटोमेटिकली क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए मतलब गॉड ने प्लांट्स को एक स्पेशल एबिलिटी दी हुई होती है जो शायद हम इंसानों के पास भी नहीं, ठीक है। देखिए राइजोइडल ब्रांचेस जो होती है वो एंकरिंग का फंक्शन करती हैं, एब्जॉर्बिंग ऑर्गन होती है, क्यों ऑब्जॉर्व करती है वाटर, ठीक है, जो ऑलरेडी हम कई सारे वीडियोस में अपने लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। क्रोमोनिमल ब्रांचेस जो होती हैं वो डेवलप करती हैं छोटे छोटे ग्रीन बर्ड्स में, जो कि आगे चल कर के क्रॉस वॉल्स का फॉर्मेशन करती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीफी गैमेटोफाइट, ठीक है। देखिए प्राइमरी प्रोटोनिमा जो होता है मॉस प्लांट का वो डेवलप करता है और डेवलप क्योंकि ये ग्रिगेरियस इनहैबिट होते हैं। जो प्राइमरी प्रोटोनिमा होता है शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिमोवल। इन्होंने 1947 में एक कॉन्सेप्ट की खोज करी थी जिसमें उन्होंने कहा था, देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है आपकी टीजीटी के एक एग्जाम्स में, ठीक है, आपकी नीट के एग्जाम्स में भी बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू सिमोवल 1947 में डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोनिमा अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, उन्होंने लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर प्रोटोनिमा को डेवलप करके देखा था और जहाँ उन्होंने देखा कि प्रोटोनिमा दो स्टेजेस में डिवाइड हुआ, पहला क्लोरोनिमल स्टेज में और कॉलोनिमल स्टेज में। तो क्लोरोनिमल स्टेज में उन्होंने देखा कि इरेगुलर ब्रांचेस में डेवलप किया था, राइट एंगल कलरलेस क्रॉस बॉल्स यहाँ पे नज़र आई थी और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए थे और इनके अंदर डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। ये कैसा मूवमेंट शो कर रही थी, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, और इनके अंदर बर्ड्स का प्रोडक्शन कभी भी नहीं होता था और 20 दिनों के अंदर ये जो क्रोमोनिमल स्टेज थी मैच्योर हो जाती थी और आगे चल कर के ये कॉलोनिमल स्टेज को फॉलो करती थी, ठीक है। जो स्टेज है आगे चल कर के ये जो कॉलोनिमल स्टेज के बारे में जिन्होंने बताया था सिमोवल ने, उन्होंने कहा था कि ये जो स्टेज है यहाँ पर रेगुलर ब्रांचिंग नज़र आती है ब्राउन कलर की और ऑब्लिक क्रॉस वॉल्स होती है और फ्यू क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर और ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती हैं, जबकि यहाँ पर जो क्लोरोनिमल ब्रांचेस थी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रही थी, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब कि जहाँ पे लाइट आई वहीं पे ब्रांचेस मुड़ गई या डिवाइड करके उसी तरफ कन्वर्ट हो गई, लेकिन नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होने का मतलब ये था कि जो प्लांट है यहाँ पर वो सन की तरफ कन्वर्ट ना हो करके अपनी ही डायरेक्शन में ग्रो करता है जहाँ पे भी उसको थोड़ी सी स्पेस मिलती है, ठीक है। अच्छा जो यहाँ पे जो सेकंड ब्रांच है जिसे कॉलोनिमल स्टेज कहा जाता था, कॉलोनिमल ब्रांचेस कहा जाता था, ये आगे चलकर बर्ड के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं और लिफी गैमेटोफोर के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं और राइजोइड्स जो है वो बेस ऑफ द बर्ड से अराइज करती है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से जो प्लांट है उसका जर्मिनेशन था और मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसे समझा होगा।
तो यहाँ पर अपने वीडियो को विराम देते हैं और देखिए ये है हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन और ये हमारा टेलीग्राम चैनल। यही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, जहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर आपको अपनी बायोलॉजी के कई सारे पीडीएफ्स मिल सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम्स के प्रेपरेशन में। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए मृदा को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।